दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी सब्सक्राइबर्स जो मेरे मित्र हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। आपने जिस तरह से मेरे जैसे अपाहिज की मित्रता को स्वीकार किया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप सभी लोगों को मात्र धन्यवाद बोल देना काफ़ी नहीं है। आपने धन्यवाद से बहुत ऊपर उठकर मुझे जो सम्मान दिया है ना, वो अतुलनीय है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों से ये मित्रता इसी तरह कायम रहे और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की किताब मचान पर 49 दिन। इस घटनाक्रम के 15 एपिसोड हो चुके हैं और अब हम चलते हैं 16वें एपिसोड की तरफ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में क्या क्या घटा वो तो आप लोग जानते ही हैं और अब उसे दोहराना तो बिल्कुल बेकार है और समय को बर्बाद करना है, क्यों, है ना? अरे यार, ये नाक पे खुजली क्यों लगती है यार? आप लोगों को भी लगती है क्या ठीक वक्त पे नाक पे खुजली? खैर, फिर भी आप लोगों को घटनाक्रम याद आ जाए इसलिए कुछ बातें बता देना जरूरी है। आपको याद होगा कि श्रीनिधि जी और मुक्ता जी तीन तीन तेंदुओं से खुद को बचाते हुए कैंप में लौटकर आ गए थे और एक तेंदुए के बच्चे को भी उठा लाए थे, जिसे इन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे एक खूंटे के साथ बांध दिया था। कुछ देर बाद इनके मित्र भी लौट कर आ गए थे। फिर लंच वगैरह जो भी सब कुछ था उससे निपट कर ये लोग उस बच्चे के पास आ गए और उसके तमाशे को देखने लगे थे। यहाँ तक मैंने बताया था। फिर इसके बाद क्या हुआ ये मैंने आप लोगों को बताना है ना? तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताता हूँ कि फिर क्या हुआ। राइट। तो दोस्तों, तेंदुए के बच्चे के साथ खेलते हुए विपिन जी को ये लगा कि इतनी देर हो गई है, अब शायद इस बच्चे को प्यास लग गई होगी। तो वो एक थाली में पानी लेकर के आए और थाली को ऐसे बच्चे के सामने रख दिया। अब विपिन जी के नज़दीक जाते ही वो तेंदुए का बच्चा एकदम से उत्तेजित हो गया और विपिन जी के पांव में झपट गया। लेकिन थोड़ा विपिन जी की किस्मत अच्छी थी कि उसका जो मुंह था उस पर उनका पांव नहीं आया, खाली पैंट आई और उसने पैंट को ही जो है ना बुरी तरह से फाड़ डाला, बिल्कुल चिथाड़ा बचा दिया उसका। ये देखकर शिशिर भाई को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपने फर्स्ट एड जो बॉक्स जो उनका किट था उससे सर्जरी करने वाली कैंची निकाली और एक बोरी से बच्चे को ढककर उसके पाँव के सारे नाखून काट डाले। उन्होंने कहा, ले बेटा, अब कर तू उछल कूद नोच। अब शाम के समय ये सभी लोग आसपास के जंगल में घूमने के लिए निकल गए। इन्होंने देखा कि उस नीलगाय के शरीर को चील और कौवे, गीदड़ वगैरह साफ कर चुके थे, जिस नीलगाय को तेंदुए ने मारा था, पिछले एपिसोड में बताया था। फिर कैंप में वापसी के समय नीलगाय के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए ये लोग कैंप में लौटकर आ गए। फिर वही अपने रात्रि के कार्यक्रम, थोड़ा बहुत गाना बजाना, गपशप, डिनर आदि सबसे फारिग होने के बाद अपनी अपनी मचानों पर चढ़ गए और जाकर सो गए। अगले दिन सुबह उठकर इन लोगों ने आश्रम के लिए लौटना था, वापस जाना था। तो पैकिंग वगैरह शुरू हो गई थी। टेंट उखाड़ लिए गए थे, सारा सामान पैक हो गया था और फिर ये लोग आश्रम के लिए वापस निकल गए। शाम ढलने से पहले ये लोग आश्रम पहुंच गए। तेंदुए का बच्चा भी इन लोगों के साथ ही था और अब वो थोड़ा शांत दिख रहा था। आश्रम पहुंचकर ये सभी लोग सबसे पहले पंडित, अपने जो बाबा जी, जो पंडित जी थे, हरी शर्मा जी, उनसे जाकर मिले, उनके पांव वगैरह छुए और आशीर्वाद लिया। फिर अपने 2 दिनी प्रवास का जो है पूरा वृत्तांत पंडित जी को बताया। फिर अपना खाना वगैरह खाया और फिर अपने अपने बिस्तरों में जाकर सो गए। रूटीन जैसे होता है, जाकर के सो गए। ये लोग 2-3 दिन आश्रम में ही रुके। श्रीनिधि जी का मन तो आश्रम में ही रहने का कर रहा था, उनका दिल ही नहीं कर रहा था कि अब यहाँ से जाओ। लेकिन इन लोगों का जो टारगेट था वो रवासन की यात्रा था और इनके मित्रों को भी
कुछ ये पसंद नहीं आ रहा था कि श्रीनिधि जी का मन आश्रम में कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। तो वो लोग श्रीनिधि जी के पास आए और आगे की यात्रा का कार्यक्रम बनाने के लिए बोला कि भाई चलिए अब आगे की यात्रा का कार्यक्रम बनाइए, बहुत हो गया, रवासन के शहर पे जाना है। तो श्रीनिधि जी उनकी बात को टाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि इन्हीं के बोलने पर वो सारे मित्र रवासन की यात्रा के लिए आए थे। फिर अब कार्यक्रम में किसी तरह का कोई फेरबदल करना वो ठीक भी नहीं था। तो 2 दिन के बाद रवासन की यात्रा पर जाने का कार्यक्रम तैयार हो गया, बन के रूपरेखा उसकी तैयार हो गई, कैसे जाना है क्या करना है। अगले दिन टॉर्च के लिए सेल, कैमरे की रील, माचिस, नमक, बेसन, अचार, कपड़े वगैरह धोने के लिए साबुन, फिटकरी और मचान बांधने के लिए रस्सियाँ, कीलें, साथ ही कैनवास के शूज़, जूते, उनको लेने के लिए कुमार जी, आनंद जी और वीर सिंह जी को हरिद्वार भेज दिया गया कि भाई तुम हरिद्वार जाओ और वो ले आओ। अब जूते इसलिए मंगाए गए थे क्योंकि इतने दिनों से लगातार जंगलों में भटकने के कारण उन जूतों के सोल घिस गए थे। बाकी इसके अलावा आटा, दाल, घी, चीनी, इस तरह का काफ़ी सामान तो इनके पास अच्छी खासी मात्रा में था। फिर भी कोई कमी पेशी रह जाती तो आश्रम से करीब 6-7 मील आगे ही लालडांग नामक बस्ती थी, वहाँ से भी सामान लिया जा सकता था, तो कोई ऐसी चिंता नहीं थी, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं थी। कुमार जी, आनंद जी और वीर सिंह जी शाम तक हरिद्वार से सामान लेकर आ गए थे। पैकिंग वगैरह करने में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारा सामान थोड़ा थोड़ा करके ये लोग पहले से ही पैक करते आ रहे थे, और जो बचा कुचा सामान था उसे सुबह उठकर बिल्कुल टोटली पैक कर लिया गया। अब इनके पास तो पूरा समय था, तो सबसे पहले ये लोग झरने पे गए, वहाँ जाकर इन्होंने जम के नहाया धोया, फिर वहाँ से लौटकर आश्रम आए, अपनी पूजा वगैरह करी, फिर कुछ नाश्ता वगैरह किया, और फिर अंतिम विदाई लेने के लिए पंडित हरी शर्मा जी की जो धूनी थी, जहाँ पे वो बैठे रहते थे, उनका धूनी के पास ही बैठे रहते थे, तो वहाँ पे चले गए और उनसे परमिशन लेने के लिए बैठ गए। अब इन लोगों के जाने का समाचार मुक्ता जी पहले ही उन तक पहुँचा चुकी थी कि भाई वो लोग तो जाने वाले हैं। तो इन लोगों को देखते ही वो बोले, ओह अच्छा, जा रहे हो, कुछ दिन और नहीं रुकोगे? कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, ठीक है बच्चों जाओ, लेकिन देखो अच्छी तरह से जाना। फिर श्रीनिधि जी की तरफ देखते हुए बोले, बेटा लेकिन लौटते समय एक बार इधर जरूर आना, 1-2 जरूरी बातें करनी है तुमसे। तो श्रीनिधि जी ने उनसे पूछा, क्या वो जरूरी बातें अभी नहीं हो सकती हैं क्या? अगर इस टाइम हो जाए तो कैसा रहेगा पंडित जी? तो पंडित जी ने जवाब दिया कि नहीं निधि नहीं, उन बातों को करने का समय अभी नहीं आया है, जब तुम वापस आओगे तभी वो बातें तुमसे हो पाएंगी। मुक्ता जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी, तो श्रीनिधि जी सीधा उनके कमरे में चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो अपना सूटकेस पैक कर रही हैं, और उनके बगल में एक बिस्तर बंद भी बंधा हुआ रखा हुआ था। श्रीनिधि जी ने उनसे पूछा, अरे मुक्ता तुम ये क्या कर रही हो, और ये भारी भरकम बिस्तर किसके लिए बंधा हुआ है? तो मुक्ता जी बोली कि ये बिस्तर उनका ही है, इन सर्दियों में भारी बिस्तर के बिना काम भी तो नहीं चलेगा, और वैसे भी रवासन के जंगलों में कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ती है, वो एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये सुनकर श्रीनिधि जी बोले, हाँ ठंड तो होती है, लेकिन उससे तुम्हें क्या करना है? तुमको क्या मतलब? ठंड है तो है, लेकिन तुम मतलब मैं समझ नहीं पाया। तो मुक्ता जी बोली, अरे मैं भी तो तुम्हारे साथ चल रही हूँ ना। अब ये सुनकर श्रीनिधि जी एकदम से चौंक गए, बोले, अरे कहीं तुम कोई सपना वगैरह तो नहीं देख रही हो? क्या तुम नहीं जानती हो कि वहाँ पूरा महीना मचान पर ही सोना बैठना पड़ेगा? तुम्हारे ये कमरे, सुंदर सुव्यवस्थित कमरे वहाँ नहीं मिलेंगे, कैसे रह पाओगी वहाँ? तो मुक्ता जी ने जवाब दिया, क्यों नहीं रह पाऊंगी? मैं क्या कोई शहर की लड़की हूँ जो घबरा जाऊंगी? निधि जी, मैंने अपनी सारी जिंदगी जंगल की इन कठिनाइयों में ही बिताई है। आप तो जानते ही हैं कि पांडुवाला में आप लोगों के साथ 3 दिन मचान पर काट के अभी आई हूँ, कोई परेशानी हुई मुझे?
काफ़ी देर इन लोगों की बातचीत होती रही। खैर उस सब में नहीं जाएंगे हम। किसी तरह से मुक्ता जी को समझा बुझा कर श्रीनिधि जी ने, मतलब मुक्ता जी को समझा दिया कि तुम जो है आश्रम में ही रुको, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, और उनसे ये वादा कर लिया कि वो वापसी में आश्रम में लौट कर आएंगे और फिर मिलके आगे की बात करेंगे। श्रीनिधि जी के मित्र बाहर इंतजार कर रहे थे, इसलिए ये भी तुरंत कमरे से निकले और तेजी के साथ मेन डोर से बाहर निकलकर अपने मित्रों के पास जा पहुंचे। आश्रम से आगे लालडांग और जो रवासन था वहां तक जंगली हाथियों का बहुत खतरा था, बहुत डेंजर था उस एरिया में। इसलिए ये लोग बैलगाड़ी के साथ साथ ही चल रहे थे। गाड़ी में आटा, चावल, दाल, इसके अलावा बहुत सारा खाने पीने का सामान रखा हुआ था। और आप लोग तो जानते ही हैं कि हाथियों की सूंघने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी दूर तक वो सूंघ लेते हैं। तो इन्हें भी इस बात का डर था कि कहीं हाथी इनके सामान की गंध पाकर ना आ जाए। तो अब ये लोग बैलगाड़ी के साथ साथ ही बहुत सतर्क होकर चल रहे थे, चारों तरफ नज़र रखते हुए। इन सभी लोगों के हाथों में सरसों के तेल से भीगी हुई लंबी लंबी मशालें थी, जिन्हें जरा सा भी शक होने पर जलाया जा सकता था। हालांकि रास्ता बहुत चौड़ा था लेकिन कच्चा था, और थोड़ी थोड़ी दूर में जगह जगह पे पानी बह रहा था, जिस कारण वो गीला और काफ़ी फिसलन भरा हो गया था। इसलिए गाड़ी जो है बहुत धीरे धीरे चल पा रही थी। बैलगाड़ी बहुत धीरे धीरे चल पा रही थी, बैलों के पाँव फिसल रहे थे। सड़क के दोनों तरफ कहीं पर तो बहुत ज़्यादा घना और कहीं पर हल्का फुल्का जंगल था। रास्ते में कभी कभी छोटे छोटे मैदान भी पड़ जाते थे। करीब 10-15 दिन पहले इस क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश हुई थी, जिसके कारण जो पौधे थे उनमें छोटे छोटे हरे पत्ते निकल आए थे, लेकिन फूल किसी पर भी नहीं थे, वन तुलसी को छोड़ के। वन तुलसी में छोटे छोटे शहतूत के जैसे जामुनी फूल जरूर दिखाई पड़ रहे थे, जो जामुनी रंग के जो फूल थे वो दिखाई पड़ रहे थे। शंभू जी और वीर सिंह जी ने यात्रा में निकलने से पहले बहुत सारे बेर जमा कर लिए थे और उन्हें दो पीस कर उनका चूरन बना लिया था, जो नमक और चीनी मिला देने से और स्वादिष्ट हो गया था। इन लोगों का जब भी कुछ खाने का मन करता था तो ये थोड़ा थोड़ा चूरन अपना खा लेते थे। करीब 2 मील आगे जाने के बाद इन्हें गुज्जरों का एक डेरा मिला, जो पहाड़ी की करीब 30 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ था। जब इन लोगों ने उनसे पूछा, भाई इस डेरे को इतने ऊपर क्यों बनाया हुआ है, तो उन्होंने बताया कि साहब यहाँ जंगली हाथियों से का इतना ज़्यादा खतरा है, उनसे बचने के लिए ही जो है इस डेरे को इतनी ऊंचाई पर हमें बनाना पड़ता है। अगर डेरा नीचे बनाए तो ना डेरा बचेगा, ना खाने का सामान, और ना हम, हाथी सब साफ कर जाएंगे। लेकिन उन लोगों की जो भैंसें थी वो नीचे ही बत्ती थी, नीचे मैदान में ही बत्ती थी, और उनके चारों तरफ कांटों की बाड़ और बल्लियों का एक मजबूत घेरा बनाकर उन्होंने रखा हुआ था, जिससे कि बाघ और तेंदुए से उनकी सेफ्टी हो सके। वैसे तो इन लोगों की जो भैंसें हैं वो शहर और गांव में रहने वाली जो भैंसें होती हैं उनकी तुलना में कुछ ज़्यादा ही निडर होती है, उन्हें डर और नहीं लगता है। कई बार तो वो रात भर जंगलों में ही पड़ी रहती हैं और बाघ का सामना भी आसानी से कर लेती है। वो ग्रुप बना लेती है और एक साथ बाघ के ऊपर अटैक कर देती है। गुज्जरों ने पहले तो इन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब वो कहते नहीं कि अरे मुंह नहीं लगाया यार, इन लोगों की तरफ ज़्यादा मुंह नहीं लगाया। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनके साथ एक डॉक्टर भी है तो उनके लहजे में तुरंत अंतर आ गया। वो एकदम विनम्र हो गए, बड़े कोमल सॉफ्ट हो गए, और डेरे से अपने एक लड़की को ले आए और बोले, अरे डॉक्टर साहब ज़रा एक बार इसे देख लीजिए। डॉक्टर को डॉक्टर साहब ज़रा इसे एक बार देख लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने उस लड़की का चेकअप किया और अपने बैग में से एक लाल रंग की दवा का एक छोटा सा पैकेट निकाल कर कहा कि ये लो, इसे अपने पास रख लो, जब भी पानी पीना हो तो पहले उसे उबाल लेना, फिर एक चुटकी इस दवा की उससे मिला लेना, और जब उससे पानी साफ हो जाएगा और फिर उसको पी लेना। इसके अलावा डॉक्टर शेखर ने लड़की को एमेटीन का एक इंजेक्शन भी दिया और उसके साथ साथ ही 7 दिन की खाने की दवाई भी दी थी, टैबलेट्स भी दी थी कि 7 दिन तक इनको खाओ। और फिर ये लोग गुज्जरों के डेरे से उनसे विदा लेकर के आगे बढ़ गए। करीब 4 मील चलने के बाद इन्हें
लाल डांग बस्ती दिखने लगी। बस्ती छोटी सी थी, लेकिन रवासन के तट पर बसे होने के कारण बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस्ती में पहुंचने से पहले नदी के पश्चिम की तरफ एक कारखाना सा दिखाई पड़ रहा था। उस कारखाने में पान में लगाने वाला जो कत्था होता है ना दोस्तों, चूना कत्था कहते हैं, तो कत्था बनाया जाता था। ये एक अस्थाई कारखाना था और साल में केवल 6 महीने चलता था। लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचे तब वो कारखाना पूरी तरह से चालू हालत में था। उसमें कर्मचारियों की चहल पहल दिखाई पड़ रही थी, लोग काम वाम करते हुए दिख रहे थे। उस कारखाने का ठेकेदार जो है बहुत ही बढ़िया आदमी था। वो इन लोगों को देख के बड़ा खुश हो गया। उसने बड़े उत्साह से इनका आदर सत्कार किया, इन्हें चाय वगैरह पिलाई, फिर इनको पूरा कारखाना दिखाया और कत्था बनाने का पूरा जो तरीका होता है, जो विधि होती है, वो इनको बताई कि ऐसे ऐसे बनता है। वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कत्था खैर की ताज़ा लकड़ी से बनता है। खैर की जो ताज़ा लकड़ी है उससे बनता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के। खैर, इस जंगल पर नदी जो है ज़्यादा गहरी नहीं थी। इन लोगों ने उसे पार किया और पार करते ही इन्हें सहारनपुर के राजा की कोठी दिखाई पड़ गई, जो इनके ठीक सामने थी। उसको पार करते ही बस्ती थी। हालांकि उन दिनों वो बस्ती कोई संपन्न नहीं थी, एक उजड़ी हुई सी थी और जनसंख्या भी 800,000 से ज़्यादा नहीं थी। लगभग 300 साल पहले उसके चारों तरफ एक बहुत मजबूत दीवार थी जो बाद में गिर गई थी। उस समय में उत्तराखंड की सुरक्षा के लिए सैनिक दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण जगह थी और इस जगह पर मराठा और मुगलों के बीच युद्ध भी हुए थे, इसलिए भी ये जगह फेमस थी। इस जगह का महत्व जो है सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा था। किसी कालखंड में हरिद्वार और कनखल से आने वाले जो भक्त यात्री थे, वो यहाँ से रवासन के साथ साथ चलते हुए कृष्णा और हेमकूट होकर बद्रीनाथ जाया करते थे। हो सकता है कि उस समय में ये बस्ती बहुत ज़्यादा संपन्न रही हो, मे बी। लेकिन जिन दिनों श्रीनिधि जी और उनके मित्र वहाँ गए थे, तब वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी। एक छोटा सा बाजार जिसमें आटा, दाल, दूध, चाय और कपड़े की 2-4 दुकानें, एक आध आयुर्वेदिक चिकित्सालय और लोहार और बढ़ई की 2-3 दुकानों के अलावा कोई भी व्यवसाय नहीं था, कुछ भी बिजनेस नहीं था इसके अलावा। हाँ, लेकिन पुलिस थाना और वन विभाग की चौकियां थी, उनके दफ्तर थे। उस कारण इस जगह का महत्व थोड़ा बहुत, मतलब वो जगह थोड़ी बहुत वैल्यू रखती थी। लेकिन श्रीनिधि जी और उनके मित्रों की नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वहाँ का प्राचीन मंदिर था, जिसमें प्रतिष्ठित त्रिमुखी मूर्ति आज भी प्राचीन मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों के सामने क्लियर करता चलूँ कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था ना त्रिमुखी मूर्ति, लेकिन मेरे एक मित्र आशीष नेगी जी, जो उत्तरांचल डायरीज के सब्सक्राइबर भी हैं, वो लालडांग के ही रहने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये त्रिमुखी मूर्ति नहीं बल्कि त्रिमुखी शिवलिंग है, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। आशीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद यार आपका कि आपकी वजह से आज कई लोगों को इस बारे में पता चल सका कि लालडांग में एक बहुत ही प्राचीन और अद्भुत त्रिमुखी शिवलिंग है, जिसके दर्शन सभी ने करने चाहिए। मैं आप सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि जिन्हें प्राचीन मंदिर, नेचर, टाइगर, लेपर्ड, हाथी, हिरन, मतलब वन्य जीव, इन सबसे भरे जंगलों में जाने का शौक हो तो वो लालडांग जरूर जाएं। ये वही प्राचीन त्रिमुखी शिवलिंग है दोस्तों, जिसे सालों पहले पांडुवाला के खंडरों से लाकर लालडांग में विधिवत रूप से स्थापित किया गया था। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं एक बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि बाहर से जो आवाज़ आती है इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। मैं इसके लिए टोटली हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यार। चारपाई में पड़ा हूँ यार, उठ के बाहर जाके इनको बोल नहीं सकता हूँ कि शोर मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है। और इनके ये शोर से जो है ना, मेरा जो फ्लो होता है बोलने का, कहानी सुनाने का, वो बिल्कुल टूट जाता है। अब सब दिमाग में रखना होता है, वो सब ठक 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 दिमाग में ऐसी आवाज़ें पड़ती हैं कि सब फ्लो टूट जाता है। वो
पता नहीं क्यों ध्यान उधर चला जाता है। तो दोस्तों मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं कहानी अपनी जो है कंटिन्यूटी में आपको सुनाते रहूँ, और आप लोग जो है इस जो ये बाहर जो ये बदतमीज़ी कर रहे हैं, जो ये शोर कर रहे हैं, इस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। प्लीज़ यार, आप कहानी सुनिएगा, इस शोर को मत सुनिएगा, उस पर ध्यान ही मत दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अब मैं चलता हूँ कहानी पे आगे। अच्छा, ये वही प्राचीन त्रिमुखी शिवलिंग है दोस्तों, जिसे सालों पहले पांडुवाला के खंडरों से लाकर लालडांग में विधिवत रूप से स्थापित किया हुआ था। इन सभी मित्रों ने मूर्ति के दर्शन किए, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ गए। जिस जंगल में इन लोगों ने ठहरना था वो मंदिर से लगभग 10 मील दूर मदान नामक एक गांव के पास था, और यहाँ से आगे बैलगाड़ी के जाने लायक कोई रास्ता नहीं था। वहाँ पहुँचने के लिए इन्हें रवासन नदी के साथ साथ ही चलना था, और ये पूरा रास्ता उबड़ खाबड़ चट्टानें, ऊंची नीची डांगें और रेत पत्थरों से भरा हुआ था, जिससे बैलगाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती थी, किसी भी हालत में नहीं चल सकती थी। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि अंधेरा होने से पहले ही टट्टुओं का इंतजाम कर लिया। टट्टुए मतलब, टट्टू मतलब खच्चर, आप लोग जानते होंगे खच्चर, उनका इंतजाम कर लिया था। आगे की यात्रा का सारा इंतजाम करने के बाद ये लोग लालडांग के जो प्रधान साहब थे, चौधरी मुरली सिंह जी, उनके घर आ गए और वहीं इन्होंने रात बिताई। चौधरी साहब बहुत बढ़िया आदमी थे। उन्होंने ना सिर्फ इन लोगों के रात के खाने का और सोने का इंतजाम किया, बल्कि उनकी बैलगाड़ी और गाड़ी वाहन के महीने भर के रहने का इंतजाम भी कर दिया था। टट्टू वालों ने पहले ही बता दिया था, मतलब खच्चर वालों ने पहले ही बता दिया था कि उन्हें शाम होने से पहले ही लालडांग वापस लौट के आना है। इसलिए वो लोग अर्ली मॉर्निंग ही इन लोगों को रिसीव करने के लिए आ जाएंगे और यात्रा आगे की शुरू कर देंगे। उसमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि उनको लौट के आना है। अगली सुबह जल्दी ही इन लोगों ने शंभू जी और वीर सिंह जी को खच्चरों में सामान लाद कर मैदान की तरफ विदा कर दिया, उनको पहले ही भेज दिया। और फिर करीब 1 घंटे के बाद ये लोग भी अपना फारिग होके मैदान के लिए निकल पड़े। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी दोस्तों यहाँ से शुरू होने वाली है। कुछ दूर तक तो अच्छा खासा चौड़ा लेकिन कच्चा रास्ता था। उस रास्ते को लालडांग का राजपथ कहा जा सकता था, लेकिन ये रास्ता बहुत छोटा सा था, बहुत थोड़ा सा, बस मंदिर तक ही था। और मंदिर के बाद से पीछे से जंगल शुरू हो जाता था। जंगल में कोई रास्ता नहीं बना हुआ था, लेकिन पगडंडियाँ जरूर थी, जो बस्ती के पशुओं के आने जाने के कारण बन गई थी। जो भी बस्ती के जो भी पशु होंगे वो अपनी घास वगैरह चरने के लिए इधर आते होंगे, तो उनकी वजह से एक पगडंडी सी बनी हुई थी। उसमें करीब 3 फरलांग चलने के बाद ये पगडंडियाँ भी खत्म हो गई थी। इसके बाद आगे का भी रास्ता नहीं था, और जंगल भी बहुत घना हो गया था। पूरे जंगल में बहुत घनी और बड़ी कटीली झाड़ियाँ थी पूरे क्षेत्र में, जिनमें आगे बढ़ पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया कि उस जंगल को छोड़ दिया और नीचे रवासन नदी के किनारे पर उतर गए। अब तक ये लोग लालडांग से लगभग 1 मील आगे आ गए थे, 1 मील, हाँ करीब आगे आ गए थे। और नदी में उतर जाने के बाद इन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों का इंसानी दुनिया से अब कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसे बीच में आ गए कि अब दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है। नदी के किनारे की जो रेत थी वो दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसके बीच में रवासन नदी की धारा बह रही थी, मतलब नदी बह रही थी। वहाँ पर किसी तरह का कोई वन्य पशु या कोई पक्षियों की उपस्थिति बिल्कुल नहीं थी, एकदम शांति थी। उसमें नदी के जो बहने की आवाज़ होती है ना, कल 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 कल, उसके अलावा कुछ नहीं था। कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी। हाथी घाटी से लेके लालडांग तक इन्होंने जितने भी जंगल पार किए थे, उनमें कहीं भी पतझड़ का कोई आभास नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ के जंगल बिल्कुल अलग थे। इन जंगलों को देखकर लग रहा था कि जैसे यहाँ पतझड़ आ गया है, क्योंकि यहाँ के पेड़ों में फूल पत्ती वगैरह कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे थे, बड़े सूखे सूखे से पेड़ थे। ये लोग अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे थे कि मौसम ने करवट ले ली। जहाँ अभी तक तेज चटक धूप खिली हुई थी, वहीं अचानक से घने और काले बादल उभर आए, भयानक बादल। और फिर कुछ ही मिनटों के बाद बड़ी गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी, और फिर
बारिश शुरू हो गई। ये लोग रवासन नदी के जो मैदान था वो फैला हुआ उसके बीच में थे। अब इनको वहाँ से तुरंत हटना था, नहीं तो पूरा भीग के तर हो जाते। सामान वामान जो भी था इनके पास से वो भी सब बिल्कुल खराब हो जाता। तो ये सभी लोग किसी तरह का शेल्टर पाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगे। भागते भागते इन्हें एक पीपल का बड़ा भारी भरकम पेड़ दिखाई पड़ गया। उसके पत्ते लगभग सूख कर जो है ना वो भूरे भूरे से हो गए थे। उन्हें ना सूख कर के भूरे भूरे से हो जाते हैं, लेकिन पेड़ में ही रहते हैं, तो वैसे ही उसके भी हो रहे थे, लेकिन वो फिर भी काफ़ी घना था। ये सभी लोग उस पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। अब बारिश भी बड़ी खतरनाक और मूसलाधार हो रही थी। पत्तों के बीच बीच से जो है छन छन कर पानी इन लोगों के ऊपर गिर रहा था, और उससे बचने का भी इनके पास कोई उपाय नहीं था। इन लोगों को तो भीगना ही था। तो इन्होंने क्या किया, अपने सारे कपड़े जैसे स्वेटर, चेस्टर और ये सब उतार दिए, और उन्हें एक मोटे कंबल में, एक कंबल जिसे ये ज़मीन में बिछाने के लिए लाए थे, उस पर लपेट दिया और पेड़ पर चढ़कर एक घने पत्तों वाली जगह पर, जिस जगह पर पानी आने की संभावनाएं कुछ कम दिख रही थी, वहाँ पर संभाल के रख दिया। अब इन लोगों के शरीर में सिर्फ एक शर्ट रह गई थी, एक कमीज, और वो शर्ट भी बुरी तरह से भीग गई थी और शरीर में चिपक चिपक कर इनको जो है ठंड का आभास करा रही थी। कैसा होता है भीगी हुई कपड़ा जब शरीर पे लगता है तो ठंड से इन लोगों के हाथ पांव कांप रहे थे, और दांत जो है किट 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 जो होती है ना, किटकिटाते हैं, वो किटकिटा रहे थे। मतलब बहुत बुरी इन लोगों की हालत हो रही थी। अब दोस्तों, एक तो करेला, उस पर नीम चढ़ा, ये कहावत उस समय इन लोगों के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठ रही थी, क्योंकि एक तरफ तो ये बारिश में भीग रहे थे, दूसरी तरफ इन्हें जंगल की तरफ से बड़े नजदीक से कुछ भारी भरकम जीवों के भागदौड़ की आवाज सुनाई पड़ने लगी, जिससे इन्हें लगने लगा कि भैया हो ना हो अब कोई नई परेशानी भी आने वाली है। ये तो एक तो थी, अब एक और परेशानी के लिए तैयार हो जाओ। इस भागदौड़ से ये लोग अच्छी तरह इस भागदौड़ को ये लोग पहचानते थे, ये परिचित थे, और इन भारी भरकम पदचावों से ये पता चल रहा था कि बिजली की कड़क और बादलों की जो गड़गड़ाहट है, उससे डरकर हाथियों का कोई झुंड इनकी तरफ भागता हुआ चला आ रहा है। श्रीनिधि जी तुरंत शिशिर भाई से कहा, अरे शिशिर, जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ, किस बात का इंतजार कर रहे हो यार। लेकिन बारिश के कारण पेड़ का जो तना था वो इतना चिकना हो गया था कि उस पर चढ़ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अभी शिशिर भाई और आनंद जी दो ही लोग पेड़ पर चढ़ पाए थे कि सामने से आते हुए हाथी दिखाई पड़ने लग गए, जो भड़ाभड़ दौड़ते हुए आ रहे थे। श्रीनिधि जी और श्याम जी के अलावा बाकी के जो साथी थे, जो 3 लोग थे, वो तुरंत नदी की तरफ भाग निकले। बारिश मूसलाधार हो रही थी और पूरी जमीन में फिसलन भरी हुई थी। अचानक श्याम जी ने जो है एक तरफ इशारा करते हुए श्रीनिधि जी से कहा, वो देखो उधर उधर, वो देखो, वो एक पेड़ की जड़ लटक रही है ना, जड़ है एक पेड़ की, वो लटक रही है, चलो उसको पकड़कर नीचे उतर जाएं, मतलब उसको पकड़कर नीचे नदी में उतर जाएं। तो ये दोनों भाग कर गए और इन्होंने जाकर के उस जड़ को पकड़ लिया और उसके सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। इतनी देर में हाथी इनके बिल्कुल नजदीक आ पहुंचे थे। उनके पैरों की आहट से इनका जो दिल है ना, धक 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 बिल्कुल घबरा रहा था। बहुत ही भयानक सीन हो गया था, एक भयानक दृश्य हो गया था। 6-7 काले हाथी जो बारिश में भीगे हुए थे और भी ज्यादा काले हो गए थे और ज्यादा ही कुछ भयानक दिख रहे थे। वो अपनी सूंड हवा में उठा उठा कर बहुत बुरी तरह से चिघाड़ रहे थे। अब उनकी चिघाड़ से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी धरती कांप रही हो। बहुत ही खौफनाक माहौल बना हुआ था। मतलब इमेजिन करना मुश्किल है कि किस तरह का माहौल हो रहा होगा। इतने में श्याम जी ने कहा, निधि अभी थोड़ा रुकना, नीचे मत उतरना, हो सकता है हमें फिर अभी ऊपर चढ़ना पड़ जाए, क्योंकि उस ढलान पर देखो, जिधर से हम ऊपर आए थे वहां से हाथी नीचे उतर रहे हैं। तो श्रीनिधि जी बोले, श्याम यार, तो क्यों ना हाथियों के नीचे पहुंचने से पहले हम लोग ऊपर चढ़ जाएं। तो श्याम जी ने तुरंत मना कर दिया, बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा तो सोचना भी मत, ये तो संभव ही नहीं है बिल्कुल निधि। वो देखो एक हाथी अभी भी ऊपर ही है, वो भी ठीक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है,
अब तो बस ऐसे ही लटके रहना है, त्रिशंकु की तरह, बस इसी तरह से लटके रहो। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। बस अब चुपचाप रहो और ऐसे ही बस इसको पकड़ के लटके रहो। ये लोग सोच ही रहे थे कि यार अब आगे क्या किया जाए। तभी इनकी नज़र हाथियों पर पड़ी, जो ढलान से उतर रहे थे, और उनकी नज़र इन लोगों में पड़ गई थी कि ये लटके हुए हैं। तो वो बड़ी तेज़ी से इन लोगों की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे कि अब इन लोगों को पकड़ के नीचे गिराया जाए और इनका तिया पांचा कर दिया जाए। तब घबरा करके ये दोनों लोग तुरंत जड़ के सहारे से ऊपर चढ़ गए। लेकिन जैसे ही ये ऊपर पहुंचे तो पीपल के पेड़ के नीचे जो हाथी खड़ा था उसकी नज़र इन पे पड़ गई और वो इनके पीछे पड़ गया। अब बड़ी विकट परिस्थिति हो गई, एक तरफ तो खाई और दूसरी तरफ कुआं। इधर जाए तो खतरा, उधर जाए तो खतरा। अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। अचानक पता नहीं श्याम जी का दिमाग काम कर गया और वो चिल्ला कर बोले, अरे निधि, यार जोर से बिगुल बजाओ। श्रीनिधि जी को अपने कंधे में लटके, जो उनके कंधे में जो बिगुल जो लटका हुआ था वो उसको बिल्कुल भूल गए थे। तो एकदम से उनको भी याद आया, उन्होंने तुरंत कंधे से बिगुल को उतारा और जोर जोर से उसे बजाने लगे। बिगुल की जो आवाज थी उससे पूरी घाटी जो है गूंजने लगी। अच्छा, बिगुल की आवाज का बड़ा सकारात्मक जो प्रभाव था उस हाथी पर भी पड़ा। पता नहीं क्या बात है कि बिगुल या किसी गाड़ी के जोर के हॉर्न की आवाज को सुनकर हाथी एकदम से घबरा जाता है और भाग जाता है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। बिगुल की आवाज सुनकर इनकी तरफ आता हुआ हाथी एक झटके से रुक गया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसे किसी ने श्राप दे दिया हो कि वो पत्थर का बन जाए। तो कुछ सेकंड तो वो बिना हिले डुले खड़ा रहा, फिर एकदम से पीछे घूमा और भागने लगा। उसने फिर दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो एक तरफ दौड़ के भागा, वैसे ही ये दोनों भी एक तरफ दौड़ पड़े। अभी ये जंगल में थोड़ा ही दूर दौड़े थे कि इन्हें एक पेड़ दिखाई पड़ा जो काफ़ी ऊंचा था। ये दोनों उस पेड़ पर चढ़ गए और उसकी सबसे ऊंची लेकिन मजबूत, और वो जो हाथी है उसकी पहुंच से बहुत ऊपर वाली शाखा में जाकर बैठ गए। अब इन्हें अपने बाकी साथियों की भी चिंता होने लगी यार कि उनका क्या हो रहा होगा, वो कहाँ गए होंगे। अब श्रीनिधि जी अपने साथियों को ढूंढने के लिए पेड़ से नीचे उतर गए और श्याम जी से बोले कि उनके वापस आने तक वो पेड़ पर ही बैठे रहे। इसके बाद वो बहुत सावधानी से नदी की तरफ जाने लगे। इन्हें बहुत हल्का हल्का सा याद आ रहा था कि इनके तीनों साथी जो है वो नदी की तरफ ही भागे थे। तो ये बहुत अलर्ट होकर उसी ढलान से उतरने लगे जिससे हाथी उतरे थे। इनको बिल्कुल सावधान और सतर्क रहना जो है बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हाथी बहुत चालाक होता है। वो अपने भारी भरकम विशालकाय शरीर को बड़ी आसानी से घास के जो बड़ी बड़ी जो घास होती है उसके बीच में कुछ इस तरह से छुपा लेता है कि उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अपने शिकार पर अटैक कर देता है और मार डालता है। और पता नहीं यार क्या कारण है कि हाथी इंसान को अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता है। हर टाइम वो समझता है कि दो पाए में चलने वाला उसका दुश्मन है। किसी और प्राणी के होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आसपास कोई प्राणी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंसान को देखकर उसे पता नहीं क्या हो जाता है और वो तुरंत तुरंत आक्रमणकारी हो जाता है। इसलिए श्रीनिधि जी अपने चारों तरफ देखते हुए बहुत ही सावधानी से चल रहे थे। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा उसका जो वेग था, जो उसकी स्पीड थी, वो थोड़ा कम हो गई थी। चलते चलते ये नदी तक पहुंच गए। वहां इन्होंने देखा कि दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ है। सन्नाटा तो था, लेकिन वो सन्नाटा बहुत ही भयानक लग रहा था। अभी कुछ ही देर पहले वहां पर 4-5 हाथी खड़े थे और जो इन लोगों को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे और उसके लिए इन लोगों की तरफ दौड़े भी थे उस टाइम जब ये पेड़ की जड़ को पकड़कर लटके हुए थे। हालांकि वो हाथी अब वहां पर नहीं थे, लेकिन वो कब और कहां से एकदम सामने से आ जाएं ये कुछ कहा नहीं जा सकता था। वो कहीं से भी आ सकते थे, हमला कर सकते थे। श्री निधि जी का दिल कर रहा था कि वो अपने मित्रों का नाम ले लेकर जोर जोर से पुकारे, लेकिन ऐसा करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। और वैसे भी आवाज़ देना ठीक नहीं था, क्योंकि इनकी आवाज़ हाथी भी सुन सकते थे
और आवाज़ सुनकर हाथियों के आ जाने की संभावनाएं और बढ़ जानी थी, ये तो निश्चित बात थी। तो ये मतलब आवाज़ देना, ये समझ लिए कि एक तरह से अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारना होता कि नहीं। तो ये क्या करने लगे, बहुत दबे दबे कदमों से बहुत धीरे धीरे अपने चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ने लगे। ये करीब 100 कदम आगे बढ़े थे कि इन्हें अपनी दाहिनी तरफ के पहाड़ में एक गुफा सी दिखाई पड़ी, जिसके बाहर एक सांप पड़ा हुआ था। सांप को देख करके ये एकदम से रुक गए और फिर इनकी नज़र गुफा से बाहर निकलते हुए एक सर पर पड़ी। जब ध्यान से देखा तो वो कुमार जी थे। कुमार जी को देखते ही श्रीनिधि जी सब कुछ भूल गए और जोर से कुमार जी को आवाज़ दे दी। और फिर धीरे धीरे गुफा से उनके बाकी साथी भी बाहर निकल आए। ये खुशी के मारे भागते हुए अपने साथियों के पास जा पहुंचे और गले वाले मिल के बिल्कुल झप्पी अप्पी पा करके बोले, अरे यार तुम सब लोग यहाँ हो। अब ये गुफा तो इतनी बड़ी नहीं है कि तुम सब लोग इस पर समा गए, भैया कैसे क्या ये। तो इस बात को सुनकर विपिन जी बोले, समाना ही पड़ा भाई, नहीं तो उन उजड्ड हाथियों से बचते कैसे। तो श्रीनिधि जी बोले कि यार अगर वो पीछा करते हुए कहीं तुम्हें घेर लेते तो ये गुफा तो तुम्हारा काल बन जाती। और हाँ, ये सांप ये यहाँ कैसे पड़ा हुआ है। तो इस बात का जवाब शेखर जी ने दिया। उन्होंने बोला कि जब उन्होंने देखा कि हाथी ढलान से उतर कर नदी में आ रहे हैं तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इस गुफा में घुस गए, मतलब गुफा में घुसने लगे। और गुफा के अंदर ये नागराज हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे जैसे पिछले जन्म का कोई बदला लेना बाकी रह गया हो। मतलब ये अलर्ट थे, कोई आए और ये तुरंत डस लें। वो तो हम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि विपिन जी का मारा हुआ पत्थर सीधा इसके सर पर पड़ा और ये तुरंत ठंडा हो गया। नहीं तो आज हम तीनों में से किसी एक को मतलब स्वर्ग का टिकट तो मिल ही चुका होता। इन्होंने सांप का निरीक्षण किया तो वो पूरे 3 हाथ का घोर काला किंग कोबरा था। इस बीच विपिन जी ने पूछा, अरे श्याम कहाँ है, वो भी तो तुम्हारे साथ में ही था ना निधि। तो श्री निधि जी ने बताया कि वो ऊपर एक पेड़ पर चमगादड़ की तरह टंगा हुआ है, चलो आओ देखें उसकी क्या दशा है, उसको चल के देखते हैं। और फिर जैसे ही ये लोग ऊपर पहुंचे तो इन्होंने जो देखा गुरु, उसके सपने में भी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों इन्होंने जो सीन देखा ना, उसकी उम्मीद तो शायद आप लोग भी नहीं कर पाएंगे। जानना चाहते कि इन्होंने क्या देखा? तो इसके लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज के साथ। यार मैं हमेशा से एक ही बात बोलता आया हूँ कि उत्तरांचल डायरीज आपका अपना चैनल है। अगर आपकी जानकारी में या आपके आसपास किसी नरभक्षी बाघ, गुलदार, हाथी या किसी और वन्य जीव से संबंधित कोई घटना की जानकारी आप लोगों को हो तो वो आप लोग मुझे डिटेल में बताएं, पूरी उसकी पूरी डिटेल मुझे बताएं। मैं आपके ही नाम से उस घटनाक्रम को उत्तरांचल डायरीज के माध्यम से देश के अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करूंगा, प्रॉमिस करता हूं आपसे। दोस्तों आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद चैनल को देते रहिए। जो भी महिला और पुरुष मित्र पहली बार इस चैनल में आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद बोलते हुए स्वागत करता हूँ। और साथ ही आपसे प्रार्थना भी करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस सत्य घटनाक्रम के अगले भाग के लिए बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सोच क्या रहे हो? अरे कर दो ना, बस ये उंगली तो चलानी है, बस ये कट 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 कट, बस हो गया, चला दीजिए। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है यार, हो सके तो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए और थैंक यू वाले ऑप्शन को भी यूज़ कीजिए, ठीक है।
तो दोस्तों अभी तो आज्ञा दीजिए, मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।